गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने सेक्शन बेटा 62 हमने शुरू किया था और मैंने कहा था सेक्शन 62 किस चीज़ का था बेटा? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स का। और हमें 5 केसेस फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में सेक्शन 62 में कवर करने थे। तो पहले 2 तो हम कवर कर चुके हैं। पहला था इशू ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और दूसरा था फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स टू एम्प्लॉइज। तो 2 मेन केसेस हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम केस 3 डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। केस 3 हेडिंग सब लिख लो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। चलो आओ मेरे साथ साथ रीडिंग मारेंगे, साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखना, ऑफर ऑफ फर्दर शेयर्स टू एनी पर्सन, दैट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ध्यान से सुनना बेटा, उसने कहा फर्दर शेयर्स मे बी ऑफर्ड to any person whether or not those person include existing shareholder or employees and whether these shares are issued for cash or consideration other than cash। बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है बेटा? बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ना कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स, या फिर सिक्योरिटीज इशू करती है विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कंपनी या तो शेयर्स इशू कर रही है या सिक्योरिटीज इशू कर रही हैं विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। अच्छा, किसको इशू कर रही है बेटा? कुछ गिने चुने लोगों को, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को। तो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है कुछ चुनिंदा लोगों को, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। पॉइंट बताओ, ये बात समझ आई? कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस। बेटा अब उन्होंने एक बात कही है, ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस कोई भी हो सकते हैं बेटा, XYZ एनी पर्सन, कोई भी। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस बेटा आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। एनी अदर पर्सन भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, शेयर्स जो इशू करे जा रहे हैं इन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, ये इशू करे जाते हैं फॉर कैश भी हो सकते हैं या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं। फॉर कैश भी हो सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में बच्चे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है या फिर सिक्योरिटीज इशू कर रही है विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। किसको इशू कर रही है? कुछ चुनिंदा लोगों को। अब वो चुनिंदा लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में शेयर्स इशू फॉर कैश भी करे जा सकते हैं, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी करे जा सकते हैं। तो उन्होंने पता है यहां पर क्या कहा है कि अगर कंपनी
अगर कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है ना, तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेक्शन 62 में जो स्पेसिफाइड है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जैसे कि द प्राइस ऑफ सच शेयर्स इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हो ना, तो ये शेयर्स किस प्राइस पे इश्यू होंगे, शेयर्स का प्राइस क्या होगा, वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो डिटरमाइन होगा बेटा वैल्यूएशन रिपोर्ट से। और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट कौन देगा बेटा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ये वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको देगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो डिटरमाइन होगा एज पर वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और फिर बेटा उन्होंने एक बात और कही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक किसका कंसेंट ना ले लो बेटा? शेयर होल्डर्स का। मतलब क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये आपकी दो सिंपल सी कंडीशन है बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की। कॉपी कर लो इसे। तो ये आपका था केस 3 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कॉपी कर लो बेटा। करें फिर केस 4। देखो बेटा केस 4 है allotment of shares on account of conversion of loan or debentures into shares। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। केस 4, केस 4 इसमें लिखना कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन, डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन इनटू शेयर्स। समझना, सिंपल सी बात है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स इनटू शेयर्स। देखो बेटा, ये बच्चे कोई कंपनी है, बेटा कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने इशू करे, कंपनी ने इशू करे, क्या इशू करे? डिबेंचर्स। कंपनी ने इशू करे डिबेंचर्स, या फॉर दैट मैटर कंपनी ने बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लिया है? लोन लिया है। एक ही बात है बेटा, कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू करे या बैंक से लोन लिया है। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ बेटा? अब उन्होंने क्या कहा कि कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? इन डिबेंचर्स और लोन्स के बदले कैश ना दे। बेटा कंपनी चाहे तो डिबेंचर्स को रिडीम, कंपनी चाहे तो लोन को रीपे कैश के थ्रू ना करे, बल्कि बेटा कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है? डिबेंचर्स और लोन्स का रिडेम्पशन कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो बेटा कंपनी अगर चाहे तो कैश की जगह डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दे, कंपनी चाहे तो लोन की जगह बैंक को शेयर्स इशू कर दे।
पॉइंट बताओ, ये बात क्लियर हुई सबका? तो कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स को कैश की जगह क्या दे सकती है? शेयर्स दे सकती है, या बैंक को लोन के बदले क्या इश्यू कर सकती है? शेयर्स इश्यू कर सकती है। लेकिन बेटा शर्तें हैं, दो सिंपल सी बेटा शर्तें हैं, दो सिंपल सी शर्तें हैं। पढ़ना क्या? प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स ऑफ इश्यू of such debentures or loan contained a term regarding conversion of debentures or loans into shares। बेटा एक शर्त पता है क्या है? ये जो इश्यू की टर्म्स थी ना बेटा, जिन शर्तों पे, मेरी बात सुनना, जिन शर्तों पे आपने डिबेंचर्स इशू करे थे ना, उनमें से एक शर्त ये होनी चाहिए। मतलब बेटा अगर ये कंडीशन मेंशन्ड है उन टर्म्स ऑफ इशू में, तो बेटा आप शेयर्स इशू कर सकते हो। किसके बदले? डिबेंचर्स के बदले, लोन्स के बदले। नहीं तो आप इशू नहीं कर सकते। मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा। बेटा आपने जिन शर्तों पे ये डिबेंचर्स इशू करे थे, आपने जिन शर्तों पे बैंक से ये लोन लिया था, उन शर्तों में से एक शर्त ये होनी चाहिए। मतलब शर्तों में लिखा होना चाहिए कि कंपनी कल को चाहे तो कैश के बदले डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी चाहे तो बैंक को लोन के बदले कैश की जगह शेयर्स इशू कर सकती है। तो पहली शर्त क्या है? टर्म्स ऑफ इशू must contain a term for issue of shares, must contain a term for issue of shares in consideration for डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। तो जिन शर्तों पे आपने डिबेंचर्स इशू करे थे, जिन शर्तों पे आपने बैंक से लोन लिया था, उन शर्तों में एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि कल को कंपनी चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स के बदले शेयर्स दे सकती है, बैंक को लोन के बदले शेयर्स दे सकती है। यह लिखा होना चाहिए बेटा अग्रीमेंट में, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ठीक है। और सेकंड शर्त भी सिंपल सी है, द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स और टर्म्स ऑफ रेजिंग सच लोन वर अप्रूव्ड बिफोर द इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स और रेजिंग लोन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। और बेटा दूसरी शर्त पता है क्या है? सुनो, चलो, जो टर्म्स ऑफ इशू है ना, उनमें लिखा हुआ है कि कंपनी अगर कल को चाहे तो डिबेंचर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। ये लिखा हुआ है बेटा अप्रूवल भी लेना पड़ेगा आपको। खाली टर्म्स ऑफ इशू में लिखना काफी नहीं है, अग्रीमेंट में लिखना काफी नहीं है। दैट term must be approved by shareholders in general meeting। मतलब बेटा शेयर होल्डर से आपने पूछा है क्या कि हम डिबेंचर होल्डर्स को कैश की जगह क्या शेयर्स इशू कर सकते हैं? क्या आपने पूछा है शेयर होल्डर्स से? अगर पूछा है, उनका कंसेंट लिया है, तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो, नहीं तो आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो दूसरी बात, टर्म्स ऑफ issue of shares must be approved by passing
अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो दो सिंपल सी शर्तें थी बेटा। तो पहली बात, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ लिखा काफी नहीं है, क्या लिखने से पहले आपने शेयर होल्डर्स का कंसेंट लिया था क्या, एटलीस्ट 75% का। अगर लिया था तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो, नहीं तो आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते। यह आपका बेटा केस 4 हो गया। ठीक है, करें अब लास्ट। चलो केस 5। बेटा केस 5 भी ना काफी हद तक ऐसा ही है, बस एक एडिशनल बात है उसमें, सुनना। देखो वही है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लोन और डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, ये नया है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्सिक्वेंट अपॉन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। बेटा मतलब हो क्या रहा है, यहां पर भी वही है, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को या कंपनी लोन के बदले क्या इशू कर रही है बेटा, शेयर्स इशू कर रही है। बट नई चीज क्या है, ऑन एन ऑर्डर पास्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब कंपनी को शेयर्स इशू करने की हिदायत किसने दी है, गवर्नमेंट ने दी है। शेयर्स इशू करने का ऑर्डर कंपनी को किसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है। चलो पढ़ते हैं, सिंपल बात है। उसने कहा एनी गवर्नमेंट में मेक एन ऑर्डर दैट डिबेंचर्स इश्यूड टू दैट गवर्नमेंट बाय अ कंपनी और लोन obtained from that government by a company shall be converted into shares of the company। मैं अभी समझा देता हूं बेटा आपको, सिंपल बात है। केस 5, इशू ऑफ शेयर्स ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। लिख लो बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। अब समझना बेटा, कंपनी, बेटा पता है चेंज क्या है, सुनो चेंज क्या है बेटा, चेंज क्या है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे बेटा, कंपनी ने इशू करे डिबेंचर्स। आपको पता है अब किसको इश्यू करे बेटा, गवर्नमेंट को। कंपनी ने डिबेंचर्स बेटे किसको इश्यू करे, गवर्नमेंट को। ऊपर वाले केस में गवर्नमेंट को नहीं, आपने पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू करे थे, अब आपने डिबेंचर्स इश्यू करे हैं गवर्नमेंट को। दूसरी बात बेटा, कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है किससे, गवर्नमेंट से बेटा। ऊपर वाले केस में आपने लोन किससे लिया था, बैंक से। अब आपने लोन बैंक से नहीं, गवर्नमेंट से लिया है बेटा। तो कंपनी ने डिबेंचर्स किसको इश्यू करें, गवर्नमेंट को। कंपनी ने लोन किससे लिया है, गवर्नमेंट से। ये देखो लिखा हुआ भी है, ये देखो, डिबेंचर्स इश्यूड टू गवर्नमेंट बाय कंपनी। तो कंपनी ने गवर्नमेंट को डिबेंचर्स इशू करे, लोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बाय अ कंपनी। तो कंपनी ने गवर्नमेंट से लोन ऑब्टेन किया। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा ऐसे केस में ना, ऐसे केस में गवर्नमेंट अगर चाहे तो, गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास कर सकती है। किस चीज का ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर, कि आप एक काम करो, हमें डिबेंचर्स के बदले, लोन के बदले आप क्या इशू कर दो, शेयर्स इशू कर दो, और कंपनी को शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या कहा,
ऐसे केस में गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कंपनी को कि आप हमें क्या इश्यू कर दो, शेयर्स, हमें इश्यू शेयर्स कर दो इन कंसिडरेशन फॉर डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास कर सकती है कि आप हमें डिबेंचर्स और लोन के बदले अपनी कंपनी में स्टेक दे दो, मतलब हमें क्या इश्यू कर दो, शेयर्स इश्यू कर दो। हमें आपकी कंपनी के ऊपर कंट्रोल चाहिए, आप हमें शेयर्स दे दो। कॉपी करो बेटा। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो, टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। बेटा सिंपल बात है, देखना, द गवर्नमेंट में मेक सच एन ऑर्डर इवन इफ टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स और लोन्स डू नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर कन्वर्जन। बेटा डिफरेंसेस समझो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ऊपर वाले केस में टर्म्स अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए क्या, कि कंपनी कल को अगर चाहे तो पब्लिक को डिबेंचर्स के बदले शेयर्स इशू कर सकती है, बैंक को लोन के बदले शेयर्स इशू कर सकती है। अग्रीमेंट में यह लिखा होना चाहिए। यहां पर बेटा उन्होंने साफ साफ कह दिया, गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास तब भी कर सकती है इवन दो अग्रीमेंट में ये क्लॉज मेंशन्ड नहीं है। तो बेटा याद रखना, ये वाला जो ऑर्डर पास किया है ना गवर्नमेंट में, ये इट कैन बी पास्ड even if terms of issue do not contain such clause। तो बेटा टर्म्स ऑफ इश्यू में अगर ऐसा कोई क्लॉज मेंशन नहीं भी है तब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। तो एक पहला सुनो, दो डिफरेंसेस आए हैं बेटा केस 4 और 5 में। केस 4 में आपने डिबेंचर्स पब्लिक को इश्यू करे थे, लोन बैंक से लिया था। केस 5 में आपने डिबेंचर्स गवर्नमेंट को इश्यू करे हैं, लोन गवर्नमेंट से लिया है। तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बेटा, केस 4 में ना अग्रीमेंट में क्लॉज मेंशन्ड होना चाहिए, तभी आप शेयर्स इशू कर सकते हो, जबकि केस 5 में क्लॉज मेंशन नहीं भी है तब भी आपको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया तो। फिर द टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर्स और लोन शैल बी सच एज में अपीयर रीजनेबल टू द गवर्नमेंट। अब उन्होंने पता है बेटा क्या कहा है कि टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिबेंचर्स और लोन्स, मतलब डिबेंचर्स बेटा अब किस में कन्वर्ट हो रहे हैं मुझे बताओ, डिबेंचर्स अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर्स में। लोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, शेयर्स में। तो उन्होंने कहा जो कन्वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, जो कन्वर्जन की क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, दे मस्ट बी रीजनेबल। दे मस्ट बी रीजनेबल मतलब जो गवर्नमेंट को सही लगता है वो गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर देगी, जो सबके लिए सही हो, हित में हो, सबके हित में, कंपनी के भी हित में हो और गवर्नमेंट के भी हित में हो, कंपनी को भी नुकसान ना हो, गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो, जो सबके लिए एडवांटेजियस हो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा इन डिटरमाइनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कन्वर्जन द गवर्नमेंट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू। अब सुनो, उन्होंने कहा बेटा ये कन्वर्जन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है, उसके लिए ना गवर्नमेंट कुछ बातें देखेगी। ठीक है, जैसे क्या क्या देखेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है। अच्छा, द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स, डिबेंचर्स और लोन्स किन शर्तों पे इश्यू करे गए थे,
rate of interest payable on such debentures or loans और such other matters as it may consider necessary। तो ये कुछ बातें गवर्नमेंट ध्यान रखेगी बेटा while deciding terms and conditions for conversion of debentures or loan into shares। फिर उन्होंने कहा है conditions for making order of conversion। The order of conversion can be made only if the government is of the opinion that it is necessary in the public interest to make an order of conversion or loan or debentures into shares। तो बेटा उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है ना वो ऐसा ऑर्डर तभी पास करती है अगर उसे लगता है कि ऐसा ऑर्डर पास करना पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित में है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा ऑर्डर पास करने से हम पब्लिक की, सोसाइटी की एज अ होल मदद कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसा ऑर्डर पास करा जाता है। ठीक है, तो ऑर्डर पास करना किसके हित में होना चाहिए बेटा? जनहित में होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA। If the order of the government has the effect of increasing the authorized share capital of the company, then MOA shall stand altered and authorized capital of the company shall stand increased by the amount of debentures or loans converted into shares। तो बेटा सिंपल सी बात है, बस मेरी बात सुनना। इमेजिन करो बेटा, इसी में लिख रहा हूं मैं, ये कंपनी है बेटा, इस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख शेयर्स थी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो 10 लाख है ना। और इस कंपनी की इशूड कैपिटल भी 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख। तो ऑथराइज्ड भी 10 लाख और इश्यूड भी 10 लाख। ठीक है, अब कंपनी ने गवर्नमेंट को इश्यू करे डिबेंचर्स वर्थ ₹5 लाख, डिबेंचर्स इश्यू करे वर्थ ₹5 लाख। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर पास किया कंपनी के ऊपर, क्या कि आप इस 5 लाख के डिबेंचर्स के बदले हमें शेयर्स इश्यू कर दो। 5 लाख के डिबेंचर्स के बदले शेयर्स इश्यू कर दो। कितने के? 5 लाख के। आप हमें 5 लाख के शेयर्स इश्यू कर दो। ठीक है, कैश तो आप दे नहीं पा रहे हो, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी है नहीं, पैसा आपके पास है नहीं, आप हमें 5 लाख रुपए के शेयर्स दे दो। अब बेटा एक प्रॉब्लम है ना, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख थी और इशूड भी 10 लाख है, तो बेटा 5 लाख शेयर्स इशू कैसे कर दोगे? आप ऑथराइज से ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकते ना बेटा। ऑथराइज तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, उससे ज्यादा तो आप इशू कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा और ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 5 लाख, तो ऑथराइज कैपिटल हो जाएगी 15 लाख। उसी के बाद आप ये 5 लाख एडिशनल शेयर्स क्या कर पाओगे बेटा? इशू कर पाओगे। तो हमें पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर करना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसी के बाद हम एडिशनल 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर पाएंगे। समझ आया सबको? ठीक है, और इसमें लास्ट आता है अपील बाय द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल। सुनो बेटा, इफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच कन्वर्जन आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी में प्रेफर एन अपील टू द ट्रिब्यूनल। तो बेटा एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने रखी हैं कन्वर्जन की, अगर आपको लगता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, अनफेवरेबल है, तो आप चाहो तो एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास आप एक अपील फाइल कर सकते हो।
और उन्होंने कहा द ट्रिब्यूनल में आफ्टर हियरिंग द कंपनी एंड द गवर्नमेंट पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट। ट्रिब्यूनल क्या करेगी? दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका देगी। कौन दोनों? कंपनी और गवर्नमेंट को बोलने का मौका देगी। उसके बाद ट्रिब्यूनल को जैसा सही लगता है वैसा ऑर्डर ट्रिब्यूनल क्या करेगी? पास करेगी। बेटा लो बेटा, आपका सेक्शन 62 हमारा पूरा हो गया। इंपॉर्टेंट सेक्शन था। पक्का बताओ बेटा, सेक्शन 62 क्लियर हुआ सबको? पक्का? 5 केसेस थे, ठीक है। चल बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।